हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज एनसीईआरटी नोट सीरीज का चैप्टर 7 स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? गति, यानी कि मोशन। तो चलिए, पहला टॉपिक का पॉइंट है, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। अब देखिए, कोई वस्तु है, उसकी स्थिति बताएंगे तो किस चीज की आवश्यकता होगी? मूल बिंदु। जैसा कि आप लोग गणित में भी पढ़ते होंगे कि मूल बिंदु आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे लेते होंगे, जो कि एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस रहता है, और यहाँ पर आप लोग 0 0 को मूल बिंदु के रूप में जानते होंगे। तो यही मूल बिंदु किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट है, गति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय गति, जिसे लीनियर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति, जिसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरा है घूर्णन गति, जिसे रोटेशनल मोशन या आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दो भौतिक राशियां, दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। यानी इन दोनों भौतिक राशि कौन कौन? दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने तथा वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को ज्ञात करने में किया जाता है। अब यहाँ पर चाल का मात्रक जान लेते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, और इसे हम मीटर सेकेंड इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स किलोमीटर घंटा इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए, गति के विभिन्न प्रकार मैंने दर्शा दिया है। ये दोलन गति है, एक बच्ची झूल रही है झूला, तो ये कौन सी गति होगी? दोलन गति। फिर यहाँ पर सरल रेखीय गति का उदाहरण है, कार जब सीधी रेखा में गमन कर रही है। यहाँ पर घूर्णन गति का उदाहरण है, एक लट्टू है, यह नच रहा है, तो यह एक घूर्णन गति का उदाहरण है। यहाँ आवधिक गति, घड़ी के सुइयों द्वारा आवधिक गति को दर्शाया जा रहा है। वहीं वृत्तीय गति, सूर्य का और ग्रहों का उसके चारों ओर चक्कर, सूर्य का चक्कर ग्रह चारों ओर लगा रहे हैं, वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। वहीं प्रक्षेप्य गति, किसी चीज को अगर आप फेंकते हैं उछालकर, तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राशियां कितनी होती है? 2 होती है, एक सदिश होती है और एक अदिश राशि होती है। तो वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की, ना कि डायरेक्शन की। तो अब ये क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि के रूप में हो जाएगा, क्योंकि जिसमें एक ही क्वांटिटी होती है वह क्या होता है? अदिश राशि के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो वेग किसे कहते हैं अगर पूछा जाए, तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। औसत वेग का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? u प्लस वी अपॉन 2, जहां u क्या है? तो u हो गया प्रारंभिक वेग और v हो गया अंतिम वेग। गति का वर्णन वेग त्वरण पर भी कर सकते हैं। चाल का यहाँ पर मात्रक देख लेंगे, वेग का मात्रक बराबर हो जाएगा, चाल का मात्रक और वेग का मात्रक बराबर होगा। दोनों का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वह त्वरण कहलाता है। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, जिसे हम a बराबर यानी एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और v क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा अभी, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और t क्या हो जाएगा? समय। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 2। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरण गति का उदाहरण है।
तो एक समान त्वरण गति का उदाहरण कौन सा है? स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु अगर आप किसी बिल्डिंग पर से गिराते हैं कागज के टुकड़े, तो वो सब क्या हो जाएंगे? एक समान गति से गिरेंगे। तो वो एक समान त्वरण गति के उदाहरण है। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति बता सकते हैं। दूरी समय ग्राफ से हम लोग क्या बताते हैं? तो एक समान चाल को दर्शाते हैं। अब यहां पर देखिए गति के समीकरण। तो गति के समीकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जहां पर क्या है, u क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रारंभिक वेग हो जाएगा। t जो कि समय को दर्शाता है। a क्या है? एक समान त्वरण को दर्शा रहा है। v क्या है? अंतिम वेग है। और s डिस्टेंस यानी दूरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगर एक एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है, तो वेग v क्या होगा? तो v बराबर जो कि वेग को दर्शा रहा है वह 2 पाई r अपॉन टी होगा। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और अपॉन टी हम लोग कह सकते हैं। तो 2 पाई r अपॉन टी। तो देखा आपने, इस चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो बल 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? तो प्रबलता के आधार पे। एक होता है संतुलित बल, जहां की F इक्वल्स टू 0 होगा, और असंतुलित बल जहां F इक्वल्स टू नॉट 0 होगा। अच्छा, कोई वस्तु किसी भी ओर कब जाती है? तो असंतुलित बल के लगाने पर ही जाती है। संतुलित बल अगर लगेगा तो वस्तु स्थिर रहेगी, वहीं गतिमान हो जाएगी वस्तु असंतुलित बल लगाने पे। और बल का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन, जिसे हम केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में भी बता सकते हैं। आनत तल या क्षैतिज तल यानी कि तिरछी सतह, ऐसे ये तिरछी सतह है, उसी को आनत तल कहते हैं। का गति का नियम किन्होंने दिया था? तो यह गैलीलियो ने दिया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसते हैं कि न्यूटन ने दिया था, लेकिन वो गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पर गैलीलियो ने दिया था, तो आप इसे अच्छे से देख लें। गैलीलियो ने 1586 में अपना पहला वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? ला वैलेंसिटा, लिखा। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का जड़त्व का नियम। ये तो कई एग्जामों में भी आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, और जड़त्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी। गति का प्रथम नियम, गति का नियम भी न्यूटन ने ही दिया। तो गति का नियम किन्होंने दिया? तो न्यूटन ने, यहां पर न्यूटन ने दिया है। इन्होंने 3 नियम बताए हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। और इसे ही संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यह संक्षेप में हम बोल सकते हैं। तो यह गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। यह गति का प्रथम नियम हो गया। अब यहाँ असंतुलित बल लगाने पर ही वस्तु गति करेगी। यह हम लोगों ने ऊपर ही अभी पढ़ा कि असंतुलित बल लगाएंगे तभी वस्तु क्या करेगी? गति करेगी। अब गति का दूसरा नियम पे आते हैं। तो किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है तथा लगाए गए बल को ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है। किसी वस्तु का संवेग p और उसका द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू v। संवेग एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है, जिसका SI मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। तो संवेग को परिवर्तित कौन करता है? बल करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सरल भाषा में इसी को जान लेंगे, न्यूटन के दूसरे गति के नियम को। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, जिसको हम F बराबर ma से डिनोट करते हैं। यही हो गया क्या? गति का दूसरा नियम न्यूटन का। बल का मात्रक क्या होगा? kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर, इससे हम डिनोट कर सकते हैं, जहां F1 ऑलवेज ग्रेटर देन F2 होता है। अब देखिए गति का तीसरा नियम पढ़ लेते हैं। बल सदैव कैसा कार्य करता है? तो युगल में कार्य करता है। बल हमेशा युगल रूप में ही कार्य करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह गति का तीसरा नियम हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, गोली छूटने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में गति करना। आपने देखा होगा, कोई नाव अगर जल में है खड़ा, उससे आप जंप करते हैं, तो आप तो जंप आगे की ओर करते हैं, परंतु नाव पीछे की ओर मूव होती है। तो वो क्या हो गया? यह गति का तीसरे नियम के अनुसार ही होता है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। अब देखिए अगला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये 9th चैप्टर है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। बल केंद्र की ओर लगे तो अभिकेंद्री बल कहलाता है। अगर कोई बल केंद्र की पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे तो वह क्या कहलाएगा? अभिकेंद्री बल। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की गति। कोई सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ये तो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि कोई सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसकी खोज किन्होंने की थी? तो न्यूटन ने ही की थी। कब की थी? तो 1686 में, 1686 में। अब इसी का अंग्रेजी में क्या नाम हो जाता है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, जिसे हम लोग इस रूप में जानते हैं। यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा? G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर अगर दूरी को 6 गुना कर दिया जाए और फोर्स कितना गुना हो जाएगा? तो 1/36 गुना हो जाएगा। स्मॉलर, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर G इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। तो यहाँ पर G का मान किन्होंने दिया था? तो G का मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। ये काफी बार पूछा गया है आपके एग्जामों में कि G का मान किन्होंने दिया, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी होता है। तो यह हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था, जो कि 1798 में दिया था, 1798 में। और G ही क्या कहलाता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है G। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। यानी हम लोग साधारण शब्दों में कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, जो आप लोग आम बोलचाल में भी पढ़ते होंगे। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g, यहाँ पर कैपिटल G था और यहाँ पर स्मॉल g है। ये काफी ध्यान में रखिएगा आप लोग बातों को। तो स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
और इसका मात्रक अगर पूछ ले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लास्ट वाला ही उसका होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक या अधिक होता है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है। जो मास है वो इनर्शिया की ही माप है। किसी वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका भार चेंज हो जाता है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा पर कोई वस्तु है, वो पृथ्वी पर लाएंगे तो कौन सा चीज चेंज होगा उसका, तो द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका भार चेंज हो जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर W इक्वल्स टू एम इंटू जी, जहाँ W क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, यानी वेट और मास हो गया, और यहाँ पर g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। खगोलीय पिंड और मास यहाँ पर केजी में दिया गया है और रेडियस मीटर में। यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है, अर्थ और मून का। इसका मास कितना होता है, अर्थ का 5.98 इंटू 10 टू द पावर 12 kg, और वही रेडियस 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6। वहीं चंद्रमा की बात करें तो इसका मास कितना होगा, यानी कि भार कितना होगा, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22। वहीं रेडियस कितना होगा, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पर इस वस्तु का भार कितना होगा न्यूटन में। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू एम इंटू जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और g का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इसको 10 kg से गुना कर देना है, मास से गुना कर देना है, तो 98 न्यूटन इसका सही आंसर आ जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैंने लिखा है यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु को हम लोग उसका वजन मापते हैं तो वह 10 न्यूटन का होता है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यानी कि चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो यहाँ पर 1/6 होता है, अर्थ का जो वेट होता है उसका 1/6 होता है वेट ऑफ मून, यानी मून पर किसी वस्तु का भार 1/6 होगा पृथ्वी के भार का। तो 1/6 से बस 10 न्यूटन को गुना कीजिए और आपका आंसर 1.67 न्यूटन आ जाएगा। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद, यानी कि थ्रस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहेंगे, प्रणोद यानी थ्रस्ट। और यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। और अगर प्रणोद बोल दे, प्रणोद बराबर क्या होगा, तो दाब गुने क्षेत्रफल, ये इधर जाएगा तो भाग से गुना में हो जाता है। और वहीं अगर इसका इंग्लिश में देखेंगे तो प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन मीटर इनवर्स 2 भी बोल सकते हैं या पास्कल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है। तो देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल, तरल किसको कहते हैं, तो द्रव और गैस दोनों ही तरल में आते हैं, के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस buoyant force depends on the density of the fluid। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है, और दुग्ध मापी, ये दोनों ही किस पर कार्य करते, किसके सिद्धांत पे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही ये कार्य करते हैं, आधारित होते हैं। कौन कौन, हाइड्रोमीटर और दुग्ध मापी। तो देखा आपने, हमने इस चैप्टर को भी समाप्त कर दिया। तो आज का अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू।